हेलो एवरीवन, दिस इज़ आबू स्नेही और आज हम 7 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स को हम फिल्म्स एंड मेंस की प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। अमिड हाई इन्फ्लेशन आरबीआई रिटेन्स रेपो रेट एट 6.5%। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि इस न्यूज़ के पीछे जिस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, वो बहुत सारे वेज हैं। इसलिए इस न्यूज़ की थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक सिस्टम और एक बैकग्राउंड बताता हूँ, जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट पता चलेगा एंड ये न्यूज़ और ज़्यादा समझ में आएगी। सो होता क्या है, एक्चुअली इंडिया के अंदर दो टाइप की पॉलिसीज़ होती है। सेंट्रल लेवल पे दो टाइप की पॉलिसी इन जनरल हम बोलते हैं। एक पॉलिसी होती है पैसे से रिलेटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद अपने आप मैनेज करती है, और दूसरी पॉलिसी होती है मनी से रिलेटेड, जो कि आरबीआई या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है। तो जब गवर्नमेंट जो है वो पूरे साल टैक्स कलेक्ट करती है, बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करती है और बहुत सारी रेवेन्यू कलेक्ट करती है जो नॉन टैक्स होती है, वो टैक्स से नहीं आती। कुछ जगह गवर्नमेंट फीस ले सकती है, बहुत बार गवर्नमेंट लोन भी लेती है। तो मतलब ऐसे टैक्स नॉन टैक्स करके बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट एक साल में कमाती है। उसके बाद वो क्या करती है, एक बजट लॉन्च करती है। ठीक है, गवर्नमेंट एक बजट लॉन्च करती है और बताती है कि ये जो पैसा है ये कैसे खर्च किया जाएगा। और मान लेते हैं जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट लोन भी ले लेती है। तो ये जो पूरी पॉलिसी है ना गवर्नमेंट की, इसको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। क्या बोला जाता है इसको? फिस्कल पॉलिसी। और इसका एम क्या होता है? इसका एम ये है कि पूरी जो कंट्री है उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए चीज़ों का, सोशल इंक्लूजन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। बट एक दूसरी टाइप की पॉलिसी होती है जो कि आरबीआई देखती है। आरबीआई क्या देखती है? आरबीआई देखती है कि डॉलर और रुपी का ये जो बैलेंस है ये कितना है। आरबीआई ये भी देखती है कि जो अमाउंट ऑफ रुपी या अमाउंट ऑफ डॉलर कंट्री में कितना घूम रहा है। आरबीआई ये भी देखती है कि लोगों के पास 100 रुपए तो है, लेकिन इन 100 रुपए में से कितने रुपए उनके पास कैश में है, कितने रुपए उनके पास बैंक में रखे हुए हैं। ठीक है, और अगर लोग बैंक में लोन देने जाएंगे तो किस ब्याज दर पे या किस इंटरेस्ट रेट में बैंक इन लोगों को लोन दे रहा है। तो ये जो सारी चीज यहाँ पे मैंने लिखी है ना, ये पार्ट होती है किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। ठीक है, ये पार्ट होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया हो कि फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में जो डिफरेंस है वो क्या है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो प्लीज़ इस एक्सप्लेनेशन को फिर से सुनो, नहीं तो जब इस टॉपिक को स्टैटिक में मैं कवर करूंगा इकोनॉमिक्स में, तब चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। सो अभी हुआ क्या है? होता यह है कि आरबीआई जब मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करती है तो उसके लिए वो हर 2 महीने में, इन एवरी 2 मंथ्स, आरबीआई कंडक्ट सम सॉर्ट ऑफ मीटिंग, और इसके अंदर वो मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस करती है और फिर डिसाइड करती है कुछ चीज़ें कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इसके लिए आरबीआई की एक मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी है जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में से 3 लोग आरबीआई के अंदर से ही आते हैं और बाकी 3 लोग बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट्स होते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग से यहाँ पे नॉमिनेट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गई हमारी, वो यहाँ पे नॉमिनेट करेगी। लेकिन जो कुछ 3 लोग हैं वो आरबीआई के अंदर जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, वो यहाँ से आते हैं। तो ऐसे करके एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनती है। ठीक है, अब ये लोग क्यों मिल रहे हैं और ये डिसाइड क्या कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया कि वो पैसे के बारे में डिसाइड करते हैं कि कंट्री में जो मनी सप्लाई है वो कितनी होनी चाहिए कितनी नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में वो ध्यान रखते हैं। लेकिन एक चीज़ फिर से आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का? मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? टू मैनेज इन्फ्लेशन। टू मैनेज इन्फ्लेशन। अब आप खुद देखो, अगर आपको 100 रुपये चाहिए बैंक से, ठीक है, आपको 100 रुपये चाहिए बैंक से, और बैंक बोल रहा है कि मैं आपको ये 100 रुपये 3% इंटरेस्ट रेट पर या फिर 3% की ब्याज दर पे दे दूंगा। तो ये 3% बहुत ही कम नंबर है। तो आप बोलोगे ठीक है, मतलब मैं अभी 100 रुपये ले लूंगा और एक साल बाद मुझे आपको 103 रुपये चुकाने होंगे। तो 3 रुपये एक्स्ट्रा पे करना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो हो सकता है आप लोन लिए ले लो। ठीक है, लेकिन अगर बैंक ने बोला कि अच्छा आपको 100 रुपये चाहिए, मैं आपको 100 रुपये दूंगा 9% के इंटरेस्ट रेट पर, मतलब आपको एक साल बाद 109 रुपये चुकाने पड़ेंगे।
तो अब क्या हो गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, क्योंकि अब जो आपको लोन मिल रहा है वो बहुत ही महंगा मिल रहा है। पहले तो आपको सिर्फ 3 रुपये एक्स्ट्रा देने थे, अब आपको 9 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो हो सकता है आप लोन लो ही ना, है ना, आप लोन लो ही ना। सपोज एक सिनेरियो में, ये दोनों केस हमने डिस्कस कर लिया ना, केस 1 और केस 2। केस 1 में आपको 3% पे लोन मिल गया, केस 2 में आपको 9% पे लोन मिल रहा है। लेकिन केस 1 में क्योंकि सस्ता लोन मिल रहा है आपको, तो आपने लोन ले लिया। केस 2 में आपको लोन महंगा लगा, तो आपने ये लोन लिया ही नहीं। आपने सोचा कि चलो कुछ टाइम बाद देखूंगा, जब बैंक शायद फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर दे। तो जब आपके पास पहले केस में एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदोगे भी उससे। तो मार्केट में जो टोटल डिमांड है ना चीज़ों की, वो बहुत बढ़ जाती है। और जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। तो क्या हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है। और सपोज आपको बैंक से लोन मिला ही नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, आप कुछ एक्स्ट्रा डिमांड मार्केट में कर ही नहीं पाओगे, एक्स्ट्रा नहीं कर पाओगे। जितनी आपकी सैलरी है उतना तो आप स्पेंड कर लोगे, बट कुछ एक्स्ट्रा मनी आपके पास नहीं आ रहा। तो एक्स्ट्रा डिमांड नहीं आ रही मार्केट में, तो एक्स्ट्रा प्राइस भी नहीं बढ़ेगी, तो जो इन्फ्लेशन है वो भी कम रहेगा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी का एम क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का एक बहुत ही सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है बैंक्स की, तो क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन कम रहा है। जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम हो जाती है इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और वो लिंक मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें आरबीआई कहाँ से आया? देखो, जो बैंक्स हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें आरबीआई कंट्रोल करता है, लेकिन उनमें से दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आरबीआई कंट्रोल करता है। पहली चीज़, आरबीआई कंट्रोल करता है कि बैंक्स, देखो बैंक्स जो लोन दे रहे हैं ना हमें, वो किस पैसे से दे रहे हैं। मतलब बैंक्स के पास पैसा कहाँ से आया? आप ही लोग बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कराते हो, है ना। बैंक उसी पैसे को लोन पे दे देता है। ये सिंपल चीज़ है। ठीक है। तो बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है लोन देने का? आप लोगों ने डिपॉजिट कर रखा है बैंक में पैसा, वही वो लोन पे देता है। लेकिन आरबीआई क्या कंट्रोल करता है कि जितना पैसा आपने बैंक में डिपॉजिट करा है ना, वो पूरा का पूरा लोन पे दिया नहीं जा सकता। क्योंकि सपोज ये जो इंसान है ये लोन चुकाए ना, और आप जो है वो बैंक में अपने पैसे निकालने चले गए, तो बैंक तो आपको बोलेगा ना कि भाई मैंने तो आपका पैसा किसी को लोन पे दे दिया था, लेकिन उसने चुकाया नहीं, तो मैं अब आपको पैसा लौटा नहीं सकता। ये कंडीशन ना आए इसलिए आरबीआई सोचता है, और आरबीआई ने बोला है बैंक्स को कि आपके पास इतने हजारों लाखों का जो डिपॉजिट पड़ा हुआ है ना, उसका कुछ परसेंटेज आप मेरे पास रखो, और जो बचा हुआ है सिर्फ उसी को आप लोन दे सकते हो। ठीक है। मतलब अगर इस बैंक के पास 100 रुपए हैं, तो आरबीआई बोलेगा कि आप ये 4 रुपए मेरे पास रख दो, और सिर्फ 96 रुपए का ही आप लोन दे सकते हो। तो ये जो 4 रुपए है ना, इसी को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो या फिर सीआरआर। तो अगर ये 4 रुपए की जगह, अभी सपोज मॉनेटरी पॉलिसी ने बोला, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर आरबीआई ने बोला कि ये जो 4 रुपए है मैं इसको 5 रुपए कर रहा हूँ, तो बैंक के पास लोन देने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि पहले वो 96 रुपीज दे पा रहा था, अब वो सिर्फ 95 रुपीज लोन दे पाएगा। ठीक है। तो ऐसे भी जो लोग हैं जो लोन लेने आएंगे, उनको भी 96 रुपीज नहीं, उनको भी सिर्फ 95 रुपीज तक लोन मिल पाएगा। तो जो मनी सप्लाई है ना मार्केट में, वो कंट्रोल करता है आरबीआई इसी इसी प्रोसीजर के थ्रू। तो अब आप सोचो कि अगर आरबीआई ने सीआरआर को बढ़ा दिया, 4 से 5 कर दिया, तो क्या होगा, बैंक कम लोन दे पाएगा। कम लोन दे पाएगा तो मार्केट में मनी सप्लाई कम रहेगी, कम रहेगी तो इन्फ्लेशन भी कम रहेगा। लेकिन अगर उल्टा हुआ, तो अगर आरबीआई ने 5 से 4 कर दिया सीआरआर, तो बैंक के पास ज्यादा लिक्विडिटी आ गई। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब ऐसा पैसा जो कि बहुत तुरंत कन्वर्ट हो सकता है किसी भी चीज में। जैसे सपोज आपने कोई जमीन खरीदी है, लैंड खरीदी है आपने, क्या आप लैंड को ले जाके एक एक बिस्किट का पैकेट खरीद सकते हो? नहीं। लेकिन सपोज लैंड का जो पैसा है ना आपके पास कैश में पड़ा हुआ है, तो आप क्या इस कैश को ले जाके बिस्किट खरीद सकते हो? हाँ। लेकिन आप खुद सोचो, जो लैंड है ना, पहले आपको उसका खरीदार ढूंढना पड़ेगा, 1 हफ्ते लग जाएंगे आपको जमीन बेचने में, फिर आपके पास कैश आएगा, और फिर जाके आप वो बिस्किट खरीद पाओगे। तो मतलब लैंड से भी आप इनडायरेक्टली बिस्किट खरीद सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम लग रहा है। तो लैंड क्या है, बहुत ही इनलिक्विड है, लैंड में लिक्विडिटी ही नहीं है। ठीक है। लेकिन जो कैश है वो तो बहुत ज़्यादा लिक्विड है, क्योंकि आप तुरंत ही इसको आपने बिस्किट में कन्वर्ट कर लिया। फाइन। तो जितना ज़्यादा पैसा बैंक के पास अवेलेबल होगा लोन देने के लिए, उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, और उतना ही ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन भी इसलिए थोड़ा सा बढ़ सकता है। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है,
तो आरबीआई पहली चीज तो क्या कंट्रोल करता है कि बैंक के पास जितना डिपॉजिट है उसका कितना हिस्सा बैंक लोन नहीं दे सकता, ये आरबीआई डिसाइड करता है। एक और चीज आरबीआई डिसाइड करता है, अब ये सब लिंक्ड है। आप बैंक के पास जाते हो लोन लेने, बैंक आपको लोन देता है एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है, लेकिन बैंक को भी कभी कभी शॉर्ट टर्म में, इनफैक्ट कभी कभी नहीं, हमेशा ही शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई से भी लोन लेना पड़ता है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बैंक को भी कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उस टाइम वो आरबीआई से लोन लेता है, उस टाइम वो आरबीआई से लोन लेता है। तो जिस इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई बैंक को लोन दे रहा है, इसको कहते हैं रेपो रेट, इसको कहते हैं रेपो रेट, ठीक है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ये मतलब बहुत ही सिंपल है समझना, इसको रेपो रेट बोल देते हैं, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये सारा ना स्टैटिक का पोर्शन है, तो मैं आपको वहां पे बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बट अभी इस न्यूज़ को समझने के लिए ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। तो आरबीआई ने क्या करा, बैंक को लोन दिया और उसके लिए आरबीआई ने कुछ ब्याज दर रखी जिसको हम रेपो रेट बोल देते हैं। तो ये जो रेपो रेट है अगर ये बढ़ गई, मतलब आरबीआई अगर बहुत ज्यादा ब्याज मांग रहा है, ब्याज दर मांग रहा है, फिर ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, तो बैंक क्या करेगी, शायद लोन ला ले आरबीआई से। अगर फिर बैंक आरबीआई से लोन नहीं लेगी तो वो अपने लोगों को भी लोन नहीं दे पाएगी, है ना, या फिर कम लोन लेगी वो आरबीआई से। या फिर अगर आरबीआई बहुत ही महंगा लोन दे रहा है बैंक को, तो बैंक भी जमीन पे जो आप लोग लोन लेने जाओगे बैंक से, तो बैंक आपसे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, है ना। तो अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी तो बैंक को भी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ानी पड़ेगी जिससे जिस इंटरेस्ट रेट पे वो आपको लोन दे रहा था। तो आप भी अब कम लोन लोगे तो मनी सप्लाई मार्केट में कम रहेगी, डिमांड कम रहेगी, प्राइसेस कम रहेगी और इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आरबीआई ने ये रेपो रेट कम कर दी तो उसका एग्जैक्टली उल्टा होगा, ठीक है। तो यही चीज ध्यान रखनी है। तो आरबीआई बैंक की दो चीजें कंट्रोल करता है, एक तो आरबीआई शॉर्ट टर्म का लोन बैंक को किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, और आरबीआई बैंक में डिसाइड करता है कि बैंक अपना खुद का पैसा जो डिपॉजिटर्स ने वहां पे डिपॉजिट कराया है उसका कितना परसेंटेज बैंक लोन नहीं दे सकता और बचा हुआ वो लोन दे देगा, फाइन। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आरबीआई बैंक को लोन देता है तो कुछ बैंक को ना अपनी कुछ चीजें गिरवी रखनी पड़ती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जो बैंक है अपनी कोई चीज आरबीआई के पास गिरवी रखता है तब जाके आरबीआई लोन देता है। तो ये जो चीज गिरवी रखी है यहाँ पे वो क्या होती है, यूजुअली ये होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, देखो जो गवर्नमेंट है, मैंने भी आपको बताया था फिस्कल पॉलिसी के लिए, बजट बनाने के लिए गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट के पास इतने पैसे ही नहीं है जितना उन्होंने स्कीम्स बनाने में डिसाइड कर लिया, तो गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ता है अब, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक से लोन लेती है। तो अगेन वही यहाँ पे चीज आ गई, गवर्नमेंट बैंक से लोन लेगी लेकिन गवर्नमेंट कुछ गिरवी रखेगी तभी तो बैंक लोन देगा ना उन्हें। तो गवर्नमेंट क्या गिरवी रखता है, गवर्नमेंट के खुद के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं, क्योंकि यू नो गवर्नमेंट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट के पास बहुत सारी कंपनीज हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनके कुछ एसेट्स, उनके लाइक गवर्नमेंट के जितने भी एसेट्स हैं और जितने भी ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे गवर्नमेंट पैसे कमाती है, उन डॉक्यूमेंट्स को, कुछ डॉक्यूमेंट्स को वो बैंक्स को गिरवी रख देती है और उस पर लोन लेती है। तो ये जो बॉन्ड्स बैंक को दिए हैं गवर्नमेंट ने, इसी को गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोला जाता है, जो कि बैंक के पास पड़े हैं। और आरबीआई जब बैंक्स को लोन देता है तो बैंक्स यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई को गिरवी रखवा लेती है। तो मतलब ये पूरी साइकिल चलती रहती है। तो ये आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इसको वापस सुनो। ये स्टैटिक का पोर्शन है थोड़ा, बट मैं करंट के लिए अभी डिस्कस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको शॉर्ट फॉर्म में और कंसाइसली समझाया है। आई होप फिर भी आपको इससे हेल्प मिली हो। तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें आरबीआई ने डिसाइड करा है कि जो रेपो रेट है वो बदली नहीं जाएगी। तो अभी रेपो रेट क्या थी, 6.5%। मतलब आरबीआई बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए जो लोन दे रहा था उस पर आरबीआई बैंक से 6.5% इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, ठीक है। और पिछले 11 मीटिंग्स में आरबीआई ने यही रेट मेंटेन करी है, ना तो उसको बढ़ाया ना ही इसको कम कराए, ठीक है। एक और चीज आरबीआई ने बोला है कि पूरी इकोनॉमी में जो लिक्विडिटी है वो टाइट है। टाइट मतलब कि लिक्विडिटी का कम होना, ईज मतलब लिक्विडिटी का ज्यादा होना। ये कुछ टर्म है जो आपको न्यूज में दिखेंगे। ईजिंग या ईज मतलब लिक्विडिटी काफी अच्छी है, लोगों के पास पैसे की अवेलेबिलिटी है। यहाँ पे उनकी सैलरी की बात नहीं हो रही,
यहाँ पे ये है कि अगर लोग लोन लेने जाएंगे तो उनको मिल जाएगा या नहीं, या किस कम इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा या ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। अगर लोगों को लोन नहीं मिल रहा और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मांगी जा रही है तो मतलब लिक्विडिटी टाइट है। अगर लोगों को लोन आसानी से मिल रहा है और लिक्विड और जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है, तो मतलब लिक्विडिटी थोड़ी सी ईजिंग है, या थोड़ी सी ईज की तरफ है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो आरबीआई को लगता है कि अभी इंडिया में जो लिक्विडिटी है वो थोड़ी सी टाइट है, तो मतलब आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी ईजिंग करनी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने जो सीआरआर है वो क्या कर दिया, कम कर दिया। कितना कम करा, वो 4% पे ले आए। और कितना कम करा उन्होंने, 50 बेसिस पॉइंट। 50 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, 0.5%। ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब वो पहले 4.5% था, अब उसको 4% वो ले आए। सपोज यहाँ पे 5 बेसिस पॉइंट लिखा होता तो 5 बेसिस पॉइंट हो जाता 0.05%। 50 बेसिस पॉइंट हो गया 0.5%। और 500 बेसिस पॉइंट कितना हो गया, 5%। ठीक है, तो ये बेसिस पॉइंट क्या होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया था, सीआरआर जैसे ही कम होगा, बैंक के पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, जिससे बैंक लोन ज्यादा दे सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल जो आरबीआई ने सोचा है कि वो एक न्यूट्रल स्टैंस रखेंगे। न्यूट्रल स्टैंस मतलब आरबीआई ये नहीं बोल रहा कि हम अगली मीटिंग में कोशिश करेंगे कि हम रेपो रेट को कम कर देंगे या फिर बढ़ा देंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला आरबीआई ने। आरबीआई ने बोला हमारा न्यूट्रल स्टैंस है, हम इकोनॉमी को अभी ऑब्जर्व करते हैं, जैसा होगा अगले मीटिंग में वैसा डिसाइड कर लिया जाएगा। ठीक है। एंड आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 4% है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि आरबीआई का जो एम है वो क्या है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना। तो कितना उनको कंट्रोल में रखना है, आरबीआई का एम है कि 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए, या फिर +-2 आप इसको कर दो, ये सबसे बड़ी रेंज है। मतलब 2% से लेकर 6% इन्फ्लेशन होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए वरना ग्रोथ नहीं होगी इकोनॉमी में, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना चीज़ें अफोर्डेबल नहीं रहेंगी। लेकिन हमने क्या देखा, अक्टूबर मंथ में 6.2% था इन्फ्लेशन, मतलब प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसलिए आरबीआई ने जो रेपो रेट में कोई चेंज नहीं करा। वैसे बहुत सारे लोग बोले थे कि ये जो रेपो रेट है ये कट कर देंगे आरबीआई, बट ऐसा नहीं करा, क्योंकि अगर वो कट कर देते तो शायद इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाता, और ये आरबीआई को थोड़ा सा डर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिख दी है, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो यहीं लिखी है। तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ो, जो मैंने आपको समझाया वो डेफिनेटली यहाँ से रिलेट होगा और आप इसको ढंग से याद रख पाओगे। और ये भी मैंने आपको बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। एनसीबी गेट्स कन्विक्शन ऑफ अक्यूज्ड इन 6 ड्रग केसेस। अब ये जो न्यूज़ है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे तो जो एनसीबी है वो अपना काम कर रही है, बट क्योंकि ये एक ऐसी बॉडी है जो कि अभी न्यूज़ में आ गई है, तो इसका जो स्टैटिक का पोर्शन है वो समझना ज़रूरी हो जाता है। बस इसीलिए ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो एनसीबी का थोड़ा सा स्टैटिक बैकग्राउंड देख लेते हैं। एनसीबी का फुल फॉर्म है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एंड 1986 के अंदर ये बनी थी। फाइन, 1986 के अंदर बनती है। और क्योंकि ये एक एक्ट के अंदर बनती है, ये जो एक्ट है ना, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में आपको एनडीपीएस बस यही शब्द लिखा होगा, बट इसका फुल फॉर्म है नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट। तो ये जो एनडीपीएस एक्ट है ये 1985 में आया था, उसके अंदर ही या उसके थ्रू ही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बना है। एंड इसीलिए ये एक लीगल बॉडी आप इसको बोल सकते हो, या स्टेच्यूटरी बॉडी भी इसको आप बोल सकते हो। ये नाम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रीलिम्स में लिखा होगा कि एनसीबी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है या फिर एनसीबी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो नहीं, ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और ना ही ये नॉर्मल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है, ये एक लॉ से बनी है, इसलिए इसको हम ये नाम से बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है ऑब्वियसली। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आर्टिकल 47 ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, वो स्टार्टिंग से ही लिखा था उसके अंदर कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं उनको प्रोहिबिट करना या उनको रोकना, ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल के इंस्पिरेशन के कारण इस एक्ट को पास करा गया। प्लीज़ इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत करना कि क्योंकि एनसीबी आर्टिकल 47 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसी बॉडी को बोलते हैं जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट, ये शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो हम कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, ये पूरा नाम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ये डेफिनेटली बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए बनाया है, लेकिन ऐसा कोई भी नाम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा
तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है या फिर लीगल बॉडी है, क्योंकि ये एक एक्ट से बनी। तो ये डिफरेंस आपको थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं अब। नो कार्ड नो वर्क, मनरेग्स या फिर मनरेगा डिलीशंस हिट रूरल वर्कर्स हार्ट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ थी, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे। एक पूरा एडिटोरियल हमने यहाँ पे देखा था, जहाँ पे हमने डिस्कस करा था कि जो मनरेगा है वो एक रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, जहाँ पे हर साल 100 दिन तक एक रूरल हाउस होल्ड के मेंबर को एक अनस्किल्ड जॉब दी जाती है, ठीक है, और उसके लिए वो उनको पैसा मिल जाता है। तो पहले तो ये एक नॉर्मल स्कीम ही थी, उसके बाद एक लॉ या फिर एक एक्ट भी पास हुआ, जिसके कारण अभी एक क्या हो गई, एक लीगल राइट बन गई लोगों की। देखो, अगर कोई स्कीम चल रही है और उसके अंदर वो कोई एक एग्जीक्यूटिव स्कीम है और उसके अंदर आपको जॉब नहीं मिल रही, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे या किसी भी कोर्ट में जाओगे और बोलोगे कि देखो मुझे तो स्कीम के अंदर फ़ायदा मिला नहीं, तो कोर्ट गवर्नमेंट से पूछेगा कि भाई ऐसा क्यों है। गवर्नमेंट बोलेगी देखो हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, तो हम कुछ ही लोगों को फ़ायदा दे पाए, सबको नहीं दे पाए, और हर कोई अपने घर चले जाएगा फिर। लेकिन अगर किसी लॉ ने बोला है कि आपको ये सब मिलेगा, तो आप कोर्ट जाओगे, क्योंकि अब ये आपकी लीगल राइट हो चुकी है। और गवर्नमेंट ये बहाना नहीं बना सकती कि उनके पास रिसोर्सेज कम हो गए थे, इसलिए उन्होंने आपको ये दिया नहीं बेनिफिट। गवर्नमेंट को देना ही पड़ेगा, चाहे रिसोर्सेज कम हो या ना हो, क्योंकि ये आपकी एक लीगल राइट बन चुकी है, क्योंकि ये एक लॉ से ये एक पूरा प्रोग्राम चल रहा है अब। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा होता था, लेकिन हुआ क्या अब? हुआ ये कि मतलब मनरेगा के लिए जो लोग जॉब करने आते थे, उनका एक जॉब कार्ड बनता था, ठीक है। फिर होता क्या है कि कुछ टाइम बाद ये पिछले साल ये डिसाइड हुआ कि जॉब कार्ड को आधार कार्ड से हम लिंक कर देंगे, ठीक है। और जो पूरा आधार पेमेंट सिस्टम है उसको यूज़ करा जाएगा, जहाँ पे जॉब कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड से एक तो बैंक अकाउंट भी लिंक्ड है इन सब का, तो जॉब कार्ड और आधार सॉरी बैंक अकाउंट और आधार कार्ड ऑलरेडी लिंक्ड है, और जो मनरेगा का जॉब कार्ड है वो भी इस सिस्टम से लिंक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ट्रैकिंग अच्छे से हो पाएगी कि कौन काम कर रहा है, किसके पास पैसा जा रहा है। और यहाँ पे एक अटेंडेंस सिस्टम भी स्टार्ट करा, जो कि आधार कार्ड से और जॉब कार्ड, अब खैर आधार कार्ड और जॉब कार्ड लिंक हो ही गए, तो आधार कार्ड की डिटेल से ये पता लगेगा कि कौन सा जो वर्कर है वो काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा, और उसको पैसा मिला या नहीं, ठीक है। और जो पैसा आएगा इन लोगों के बैंक अकाउंट में, वो तभी आएगा जब ये आधार कार्ड से अपने जॉब कार्ड को लिंक कर लेंगे, वरना नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होता है 2023 के अंदर। लेकिन ये देखा गया कि अराउंड 84 लाख वर्कर्स का जो नाम है ना, वो डिलीट हो गया मनरेगा के पूरे बेनिफिशियरी लिस्ट में से। तो लोगों का जो जॉब कार्ड है, मतलब लोग गए, 84 लाख लोगों का ये नाम डिलीट हो गया। इनमें से लाखों लोग गए अगले दिन अपना जॉब कार्ड लेके काम करने, और उनको काम करने दिया ही नहीं, या फिर उनको पैसा नहीं मिला, और ये बोला कि भाई आपका नाम तो डिलीट हो गया। और ये जो वर्कर्स हैं, इनको पता ही नहीं कि हमारा नाम डिलीट कैसे हो गया लिस्ट में से। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसी टाइम ना 45 लाख लोग ऐड भी हुए थे। तो जितने लोग ऐड हुए हैं, जितने लोग डिलीट हुए हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो अराउंड ऑलमोस्ट 40 लाख लोगों का नाम एक्स्ट्रा डिलीट हो गया। बट ये नेट से हमें मतलब नहीं पड़ता, ये नंबर आपको याद भी नहीं रखने, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अराउंड 85 लोगों का नाम जो है, 85 लाख लोगों का नाम जो है, वो डिलीट हो गया मनरेगा के वर्कर्स लिस्ट के अंदर से। और इसके कारण बहुत सारी प्रोटेस्ट चल रही है अब। और प्रोटेस्ट के और भी कारण है। एक तो जॉब का डिलीशन हो गया, और जो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम है उससे भी प्रॉब्लम आ रही है। अब वो क्या आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और क्या, और मनरेगा के अंदर ही खुद खुद की ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे लोगों को जो वेजेस है, उन्होंने काम तो कर लिया, अब उनके पास बैंक अकाउंट में पैसा आ ही नहीं रहा गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत महीने लग रहे हैं उसके लिए। ओवरऑल जो फंडिंग है पूरी स्कीम की, वो भी काफ़ी कम है। ये भी एक प्रोटेस्ट का मुद्दा है। सो हुआ क्या कि जनवरी 2023 से आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को मैंडेटरी ही कर दिया, जिसमें इन सबको लिंक करना है। देखो, आधार सीडेड बैंक अकाउंट्स, मतलब वो बैंक अकाउंट जो कि आधार से ऑलरेडी लिंक्ड है, उनको क्या करना था, जॉब कार्ड से लिंक करना था। इस टेक्निकल रिक्वायरमेंट के कारण बहुत सारे डिलीशन हो गए। देखो, आपको भी पता है कि आधार कार्ड जो है, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे आधार कार्ड, आई एम प्रेटी श्योर कि आप कम से कम एक इंसान को तो जानते होंगे अपने फैमिली में, जिसके आधार कार्ड में डिटेल थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ी सी गलत है। तो जब यहाँ पे आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वो थोड़ी सी गलत हो सकती है, तो फिर जो इनका मनरेगा कार्ड है
उसमें भी थोड़ी सी डिटेल्स अलग हो सकती है, तो ये लिंक होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो कंप्यूटर में डिटेल्स डालेंगे, देखेंगे अच्छा ये नाम ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, चलो लिंक नहीं करते। और मैंने क्या बताया, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी मतलब अगर लिंक नहीं हुआ तो इसका जो जॉब कार्ड है वो किसी काम का नहीं है, तो अगले दिन ये जॉब कार्ड को लेके जाएगा और इसको काम नहीं मिलेगा, या फिर इसके बैंक में पैसे नहीं आएंगे जो काम वो ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि इसका वो आधार से लिंक ही नहीं हुआ। ठीक है, तो इस टेक्निकल रिक्वायरमेंट के कारण इनोसेंट या फिर ऑनेस्ट लोग भी इस पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर आ नहीं रहे। एक और चीज़ बोली गई, क्योंकि यहाँ पे ना ये ग्राउंड की रिपोर्ट है एक्चुअली, कि जो बहुत सारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस पूरे सिस्टम को संभाल रहे हैं, इन जॉब कार्ड्स को लिंक कर रहे हैं, उनको ना एक टारगेट दिया गया है कि आप इस टाइम के अंदर ही सारे आधार कार्ड को जॉब कार्ड से लिंक कर दो। लेकिन हुआ क्या, मान लेते हैं ये जो टारगेट है इसकी डेडलाइन आ रही थी और अभी भी 100 ऐसे आधार कार्ड थे और जॉब कार्ड थे जो कि लिंक होना बाकी हैं। तो ये इन लोगों ने क्या करा, अपना टारगेट पूरा करने के लिए इसमें से डॉक्यूमेंट्स में लिख दिया कि 50 लोगों ने अपना नाम ना इस जॉब कार्ड से या फिर मनरेगा की जो बेनिफिशियरी लिस्ट है उसमें से अपना नाम इन्होंने निकलवा लिया। तो अब इनके पास कितने लोग बचे, 50। तो अब इनको सिर्फ 50 लोगों का ये जॉब कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड में तो उन्होंने दिखा दिया कि भाई 50 लोगों ने अपना जो नाम है वो वापस विड्रॉ कर लिया मनरेगा की बेनिफिशियरी लिस्ट से, चाहे उन लोगों ने किया ही नहीं हो, लेकिन अपना टारगेट पूरा करने के लिए, क्योंकि इनका टारगेट 100 था लेकिन 50 लोगों का नाम इन्होंने डिलीट कर दिया, तो अब इनके पास सिर्फ 50 लोग ही बचे ना जिनका इनको आधार और जॉब कार्ड लिंक करना है। तो ये जो 50 लोगों का नाम इन्होंने डिलीट करा, इसका क्या रीज़न दिया, इसका रीज़न ये दिया कि लोगों ने अपने आप ही खुद ने आके यहाँ पे अपना नाम वापस कर लिया, बट ऐसा तो लोगों ने किया ही नहीं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी यहाँ से, ठीक है। और ऐप बेस्ड अटेंडेंस जो मैंने आपको बताया वो भी चालू करी इन्होंने, वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो रही है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत कम है रूरल एरियाज़ में, अगर है भी तो इंटरमिटेंट है, मतलब रुक रुक के आ रही है। तो इसके कारण लोगों की अटेंडेंस भी नहीं लग पा रही, उन्होंने पूरे दिन काम कर लिया और अटेंडेंस अपलोड ही नहीं हुई, तो उनका आज का जो काम है उसके पैसे भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और जो वर्कर्स है उनको पता ही नहीं उनका जो नेम है वो क्यों डिलीट हो गया इस लिस्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट टू हेयर प्ली टू रिड्यूस वाटर लेवल एट मुल्ला पेरियार डैम। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है इन जनरल, बट इसका जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इसका स्टैटिक पोर्शन है, तो उसको समझना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। हुआ क्या है मैं आपको बहुत ही बेसिक बताता हूँ। पहले तो देख लेते हैं मुल्ला पेरियार डैम है कहाँ। सो यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है पेरियार रिवर, ठीक है। पेरियार रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है, पेरियार रिवर यहाँ पे फ्लो हो रही है, और उसी पर ये डैम बना हुआ है मुल्ला पेरियार डैम। और एक और चीज़ आपको यहाँ पे नोटिस करनी है कि ये केरला के अंदर है, और ये जो है ना ये पूरी लाइन ये तमिलनाडु और केरला की स्टेट बाउंड्री है, मतलब यहाँ पे तमिलनाडु है और इस साइड केरला है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होगी, ज्योग्राफी पे इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है ये कि यहाँ पे है मुल्ला पेरियार डैम, और इसमें कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, पेरियार रिवर। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं प्रीलिम्स के अंदर। ऊपर से एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो रिवर है इस पे एक और डैम यहाँ पे बना हुआ है, इडुक्की। इडुक्की डैम यहाँ पे बना हुआ है, और इडुक्की एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो कि इसी डैम के या इस रिवर के अराउंड ही है, ठीक है। और देखो ये जो मुल्ला पेरियार डैम है इसके अराउंड पेरियार नेशनल पार्क भी है। तो कैसे भी यहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ें दिखाई है, ठीक है। तो ये मैप तो आपको ध्यान रखना है। अब हुआ क्या है कि ये जो मुल्ला पेरियार डैम है ये देखो केरला के अंदर तो आता है लेकिन तमिलनाडु के काफ़ी पास है ना। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी। हुआ ये था 1886 के अंदर, 1886 में जब ब्रिटिश रूल था तब जो तमिलनाडु वाला रीजन था वहाँ पे जो ये डैम है, चाहे था वो केरला के अंदर लोकेटेड, इस डैम को तमिलनाडु को लीज पर दे दिया गया 999 ईयर्स के लिए। मतलब ये जो डैम है भले ही केरला की टेरिटरी के अंदर है, इस डैम को ऑपरेट कौन करेगा, इस डैम को ऑपरेट करेगा तमिलनाडु, क्योंकि डैम से एक छोटी सी टनल बना रखी है जो कि आगे और सारी जो तमिलनाडु की रिवर्स है उनको फीड करती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब केरला का कोई कंट्रोल ही नहीं है इस डैम पे, जबकि ये डैम केरला के अंदर है। तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हो, और बहुत ही ईजी है समझना कि केरला और तमिलनाडु के बीच में थोड़ा सा कंटेंशन रहता है इस डैम को लेके, क्योंकि केरला डेफिनेटली चाहेगा कि इस डैम का कंट्रोल इन्हीं के पास आ जाए, लेकिन अब ये तमिलनाडु के पास है। तो देखो अभी जो डैम है इसका जो पानी है वो भी तमिलनाडु यूज़ करता है ना।
तो तमिलनाडु जी चाहेगा ना कि इसमें जितना पानी भर सके उतना बेटर, क्योंकि इसमें जितना पानी स्टोर होगा उतना पानी वो यूज़ कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो तमिलनाडु चाहता है कि यहाँ पे जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज हो, लेकिन केरला क्या बोलता है, ये जो डैम है ना 1886 से है, मतलब ये अग्रीमेंट तब साइन हुआ है, बट कुछ लोग कहते हैं ये डैम उससे भी पुराना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा रिजुविनेट भी करा गया। एनीवे ये डैम 100 साल से भी पुराना है, ये तो हर कोई मानता है एटलीस्ट। तो इतना पुराना ये डैम है, इसकी जो हालत है वो बहुत ख़राब है। और रिसेंटली क्या हुआ था कि वायनाड वायनाड के अंदर बहुत सारी लैंडस्लाइड आ गई थी, क्योंकि एक तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी केरला के अंदर, वायनाड के अंदर। दूसरी चीज़ वहाँ पे एक डैम था जो कि टूट गया था। तो ये जो डैम है अगर ये टूट जाता है तो बहुत बुरी बात हो सकती है। इनफैक्ट केरला के बहुत सारे मेंबर्स जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत बार जुडिशरी को, गवर्नमेंट्स को कह चुके हैं कि इस डैम को आप डीकमीशन कर दो और एक नया डैम यहाँ पे बनाओ, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। ऊपर से तमिलनाडु क्या बोल रहे हैं, तमिलनाडु का एम क्या है? देखो तमिलनाडु के लोगों को या तमिलनाडु का जो गवर्नेंस सिस्टम है उनका पर्पस या उनका जो प्रायोरिटी है वो ये है कि उनको अपने लोगों के लिए जो पानी है या फिर जो वाटर सिक्योरिटी है वो इंश्योर करनी है। तो ये जो डैम है, अगर इसमें जितना पानी स्टोर होता है ये अलाउ कर दिया जाए कि उससे ज़्यादा पानी आप स्टोर कर सकते हो, तो तमिलनाडु के लोगों के पास ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी होगी। और ये जो रीजन है ना तमिलनाडु का, जो कि थोड़ा सा इस डायरेक्शन में है, ये थोड़ा सा ड्राई भी है, तो यहाँ पे इस पानी की काफ़ी ज़रूरत भी है। तो तमिलनाडु चाहता है यहाँ पे पानी की स्टोरेज बढ़े, लेकिन जितना स्टोर लीगल अलाउड है पानी को स्टोर करना, केरला चाहता है वो या तो कम हो या फिर ये पूरा डैम ही रुक जाए। और केरला के अकॉर्डिंग ये अच्छा नहीं होगा कि इसमें पानी की स्टोरेज कैपेसिटी का जो अलाउंस है वो बढ़े, क्योंकि उससे डैम इतना पुराना है कि वो एक रिस्क पे आ जाएगा कि वो टूट ना जाए। ठीक है, तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली अभी डली है कि मुल्लापेरियार डैम में जो पानी है, जो वाटर लेवल, आप उसको 142 से 120 ले आओ, एटलीस्ट इतना तो कर दो। लेकिन ऑब्वियसली तमिलनाडु इससे अग्री नहीं करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि ये वाटर लेवल बढ़ाए। तो ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी मैंने आपको समझाया है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूरोपियन स्पेस एजेंसी टू सपोर्ट गगनयान मिशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखो गगनयान मिशन क्या है, जहाँ पे इंडिया अपनी सॉइल से 3 एस्ट्रोनॉट्स को लॉन्च करेगा स्पेस के अंदर। और ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं ये अर्थ के चक्कर लगाएंगे, ठीक है, अर्थ के चक्कर लगाएंगे। एंड ये 3 डे का मिशन है, ऊपर वो 3 दिन रहेंगे इन जनरल, और उसके बाद वो वापस अर्थ पे लैंड कर जाएंगे। तो ये एक मिशन होने वाला है जहाँ पे इंडिया खुद के ही एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आज तक सिर्फ एक ही इंडियन सिटीजन है जो कि स्पेस में गया है। ठीक है, डेफिनेटली आपने कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स ये नाम सुने होंगे, बट भले ही वो इंडियन ओरिजिन के हों या इंडिया में पैदा भी हुए हों, वो इंडियन सिटीजन नहीं थे जिस टाइम वो स्पेस में गए थे, क्योंकि उनको स्पेस में लेके गया था नासा। और नासा किसकी ऑर्गेनाइजेशन है? वो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूजुअली यही होता है, ऐसा हर बार नहीं होता बट यूजुअली यही होता है कि नासा उन्हीं एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में लेके जाता है जो कि अमेरिकन सिटीजन हो। तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, इन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले रखी है, तो ये कोई इंडियन सिटीजन नहीं रहे अब, और ये तब भी नहीं थे जब ये स्पेस में गए थे। राकेश शर्मा थे जो खैर अभी भी हैं वो, बट ये जब स्पेस में गए थे तब ये गए थे, इनको यूएसएसआर स्पेस में लेके गया था, और ये तब इंडियन सिटीजन ही थे। ठीक है, तो इकलौता इंडियन कोई अगर स्पेस में गया है तो वो राकेश शर्मा है, और 1970s से अब तक कोई इंडियन स्पेस में गया ही नहीं है। तो गगनयान क्या करना चाहता है? पहली बात तो वो इंडियंस को स्पेस में ले जाना चाहता है जो कि इंडियन सिटीजन है। दूसरी चीज़, इंडिया ने आज तक खुद का कोई ऐसा रॉकेट नहीं बनाया या कोई ऐसा मॉड्यूल नहीं बनाया जिससे हम हमारी धरती से किसी इंसान को स्पेस में ले जाए। ये भी चीज़ बदली जाएगी। गगनयान मिशन में ये होगा कि पहली बार इंडिया इंसानों को स्पेस में ले जाएगा खुद से। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे नई हैं, पहली बार हो रही है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ग्राउंड स्टेशन और जो ग्राउंड ट्रैकिंग सपोर्ट है वो गगनयान मिशन को देगा जब गगनयान लॉन्च होगा। ये अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर के ऑर्बिट में ये लोग जाएंगे और कुछ टाइम रहेंगे और फिर वापस अर्थ पे आ जाएंगे। तो यही पूरा गगनयान मिशन है। तो ये बैकग्राउंड भी मैंने आपको समझा दिया और न्यूज़ भी थोड़ी सी बताइए। न्यूज़ में ज़्यादा कुछ था नहीं, बस एक टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन प्लान साइन हुआ, दैट इज इट। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली इसरो ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन प्लान साइन करा है गगनयान के लिए, तो वो आंसर होगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी।
ये आपको अलग से ध्यान रखना है, ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। निकोबारीज हैव एंसेस्ट्रल कनेक्शन विद ऑस्ट्रो एशियाटिक पॉपुलेशंस स्टडी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, इसमें लैंग्वेज एंड जेनेटिक्स की बातें हैं। तो अगेन ये बहुत ज़्यादा स्टैटिक का टॉपिक है, बट मैं आपको कोशिश करूंगा कि करंट अफेयर्स से लिंक करके जितना ब्रीफली समझा सकूँ उतना समझाऊँ। आज के सेशन में डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसमें स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ज़्यादा थी। एनीवे देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखो इंडिया में अगर आप ये इंडिया का सदर्न पॉइंट है, यहाँ पे श्रीलंका है, इससे आप बे ऑफ बंगाल में थोड़ा सा ईस्ट में जाओगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, तो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में एक ट्राइब रहती है, वो एक पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करती है जो कि निकोबारिस भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये अभी देखा गया, पहले तो हमें पता था कि जो निकोबारिस लैंग्वेज है, ये निकोबारिस लैंग्वेज ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस का पार्ट है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस क्या होती है। देखो इंडिया में मुंडा लैंग्वेजेस, लाइक अगर आप पूरे इंडिया का मैप बनाओ, इसमें बहुत ही छोटा सा यहाँ पे मैप बना देता हूँ, तो आपको ना ये चीज़ थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये इंडिया का यहाँ पे मैप बनाया और यहाँ पे अंडमान निकोबार है, और बाय द वे यहाँ पे पूरा साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे थाईलैंड आ जाता है, फिर यहाँ पे इंडोनेशिया है, मलेशिया भी है, सिंगापुर भी है। ठीक है, यहाँ पे फिलीपीन है, इंडोनेशिया तो बहुत बड़ा है, तो ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है बाय द वे। ठीक है, तो क्या है कि जो इंडिया है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बोली जाती है। ठीक है, साउथ ऑफ इंडिया में द्रविडियन लैंग्वेजेस बोली जाती है। वैसे ही कुछ पार्ट है इंडिया का, मेनली ये वाला जो पार्ट है, जो आपको यहाँ पे बेल्ट दिखेगी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस हैं जिनको हम बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेजेस, वो यहाँ पे बोली जाती है। मेघालय में भी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप को बिलोंग करती है, और जो निकोबारीज है वो भी इसी ग्रुप को बिलोंग करती है। तो देखो इंडिया में इन पॉइंट्स पे ना उस टाइप की भाषा बोली जाती है जो कि इस ग्रुप को बिलोंग करती है। तो ये तो इंडिया में हो गया। तो ये जो भाषाएं हैं ये वर्ल्ड में और कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में। ठीक है, तो जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे जिस ग्रुप की लैंग्वेजेस बोली जाती है उसको हम कहते हैं, अगेन यहाँ पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बट जिस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ वो भाषा साउथ ईस्ट एशिया में बोली जाती है, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक ग्रुप हम इसको बोलते हैं। इस ग्रुप की 3 जगह या 3 टाइप के जो रीजन्स है इंडिया में, वहाँ पे ये भाषाएं बोली जाती है। एक तो हो गया इंडिया का ईस्ट इंडिया हो गया, एक निकोबार आइलैंड हो गया, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेघालय वाला जो थोड़ा सा रीजन है वो। तो यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑस्ट्रो एशियाटिक। निकोबारी जो भाषा है वो इसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस का पार्ट है। ठीक है, और ये 25,000 लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं और इस टाइप की भाषा बोलते हैं, वो अलग से एक ट्राइब भी है। ये अभी रिसेंटली डिस्कवर हुआ है कि ये जो लिंक है ये 5,000 साल पुराना ही है। मतलब कि ये बात बताई गई कि एक जेनेटिक एफिनिटी है जिसको बोला गया हितिनमाल। ये एक ऐसी पॉपुलेशन है जो कि साउथ ईस्ट एशिया में रहती है, जो यही ग्रुप की लैंग्वेजेस बोलती हैं। तो मतलब एक टाइप की ग्रुप है हितिनमा, इस पॉपुलेशन की और निकोबारिस की पॉपुलेशन की जो लैंग्वेजेस है वो बहुत सिमिलर है। और अगर आप उन लैंग्वेजेस को स्टडी करोगे और इन दोनों के जो डीएनए है उनको भी स्टडी करोगे, तो ये लगता है कि ये 5,000 साल पहले ही अलग हुए थे। मतलब ये जो लोग हैं ये डेफिनेटली इस पूरे रीजन में रह रहे थे, लेकिन 5,000 साल पहले ही ये लोग आइलैंड पे आ गए निकोबार, और जो इनकी मेनलैंड पॉपुलेशन थी साउथ ईस्ट एशिया में उससे अलग हो गए। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। फिर इस लैंग्वेज के डिफरेंस को और किस चीज़ से पता लगाया? एक तो यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिला। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? बहुत ही सिंपल मैं आपको बताता हूँ। सपोज एक पॉपुलेशन है 100 लोगों की, ठीक है, उसमें से 100 लोग ना पूरे इस रीजन में रहते थे। इनमें से 25 लोगों ने डिसाइड करा कि हम ना एक आइलैंड में जाके रहेंगे अब। तो यहाँ पे कितने लोग रह गए? 75, और यहाँ पे 25 लोग रहने लग गए। अब देखो ये जो आइलैंड है ये थोड़ा सा अलग है, और ये जिस पहले रीजन में रहते थे वहाँ पे एनवायरनमेंट काफ़ी अलग था। ठीक है, तो ये जो 25 लोग थे ना, ये धीरे धीरे, क्योंकि देखो 5,000 साल तक, 5,000 साल पहले ये लोग अलग हुए,
और 5000 साल में इनके डीएनए के अंदर कुछ थोड़े से ज़्यादा चेंजेस आ गए, इसलिए ये जो लोग हैं और ये जो लोग हैं एग्जैक्टली सेम नहीं दिखेंगे, इवन दो ये सेम सेम ही थे पहले, बट क्योंकि 5000 साल ये इनसे दूर रहे और अलग एनवायरनमेंट में रहे, तो इनके अंदर या इनके अंदर जो इवोल्यूशन हुआ वो डिफरेंट हो गया। इसी को कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। ठीक है। एंड एक और चीज़, ये हमें कैसे पता चला कि इनका जो जीन है वो सिमिलर भी है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी है, वो हमने डीएनए मार्कर्स देखे। मतलब जेनेटिक ड्रिफ्ट से तो पता चला कि ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है इनसे निकोबारीज कितने डिफरेंट है, लेकिन हमें ये कैसे पता कि ये एक ही सोर्स से आए, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना। मतलब दो हमने चीज़ें करी, एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन था, ये इसके दो हिस्से हो गए, एक निकोबार आइलैंड में आ गया और एक साउथ ईस्ट एशिया में रह रहा है। जेनेटिक ड्रिफ्ट से हमें पता चलता है कि इन दोनों में डिफरेंस आ गया कुछ, लेकिन हमें कैसे पता कि ये कभी एक थे, क्योंकि इन दोनों के डीएनए में कुछ ऐसी चीज़ें अभी भी हैं जो हमें बताती है कि 5000 साल पहले ये एक ही पॉपुलेशन थी, और उन्हीं को कहते हैं डीएनए मार्कर्स। तो डीएनए मार्कर्स कुछ नहीं होते, जो पूरी डीएनए सीक्वेंस है ना उसमें कुछ ऐसी जगहें होती है जो कि एक पॉपुलेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, वो हमें इसमें भी मिली और इसमें भी मिली, तो इसलिए हमें पता चला कि वो एक ही है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ है। और जेनेटिक ड्रिफ्ट क्यों हुआ, मतलब ये जो लोग हैं जब ये दूसरे आइलैंड पर रहने लगे तो इनका जो जीन, इनका जो डीएनए वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ, वो मेनली लक से ही होता है, या फिर वैसे लक वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, यहाँ पे चांस यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में भी रह रहे हैं ना, यहाँ पे वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और बहुत ही छोटी सी पॉपुलेशन है। तो सपोज एक इंसान के अंदर जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया और उसने रिप्रोड्यूस करा, तो उसकी जो फ्यूचर जितनी भी जनरेशन हैं उसके अंदर वही जो डीएनए का चेंज है ना वो ट्रांसफर होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। तो छोटी पॉपुलेशन में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, और यही न्यूज़ थी। इन पर बस प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर। यहाँ पे बात की जा रही है कि 1896 में एक बॉम्बे प्लेग आया था, और उसको जिस तरह से हैंडल करा गया था वो अच्छा नहीं था, और उसको जिस तरह से हैंडल करा गया था उससे हमें पता चलता है कि आज हमें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। बस यही ये चीज़ एडिटोरियल में लिखी गई है। तो अभी बोला गया कि 1896 में एक बॉम्बे प्लेग आया था बहुत बड़ा, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इंडिया में आया था फार ईस्टर्न ट्रेड के थ्रू। क्योंकि इंडिया में जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने ये जो ट्रेड था यूरोप और इंडिया का वो बहुत ज़्यादा इंटेंस कर दिया, और वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को फॉलो नहीं करा। एक्चुअली हुआ ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे आप यूएस को देख लो, जो नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, जो नॉर्थ अमेरिका है, मैं यहाँ पे ऐसा छोटा सा ब्लॉक ही बना लेता हूँ। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है यूरोप, और यहाँ पे है एशिया। ठीक है, यूरोपियंस नॉर्थ अमेरिका में जाते हैं और यहाँ पे वो अपनी कॉलोनी बसाते हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका में पहले से जो 10,000 साल से जो इंडियनस ट्राइब रह रही थी ना, यूरोपियंस अपने साथ स्मॉल पॉक्स ले जाते हैं वहाँ पे, और बहुत सारे डिजीजेस ले जाते हैं अपने साथ नॉर्थ अमेरिका में। और जो इंडिजिनस ट्राइब है इनको तो ऐसे डिजीज के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि ये पहली बार यूरोप से इनके पास आई है। तो नॉर्थ अमेरिका में जो इंडिजिनस ट्राइब्स थी इनकी बहुत सारी पॉपुलेशन खत्म हो गई उन डिजीज से जो कि यूरोपियंस ने इनडायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दी यहाँ पे। वैसे एशिया में भी होता है, इस ईस्टर्न ट्रेड के कारण बहुत सारे ऐसे जो प्लेग है, स्पेशली जो प्लेग है वो इंडिया आता है इस ट्रेड रूट के थ्रू, और ऑब्वियसली इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एंड बहुत सारे लोगों की डेथ होने लगती है। फिर क्या होता है, इसको ही देखने के लिए टीआर फ्रेजर के अंदर एक इंडियन प्लेग कमीशन बनता है 1898 के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो टीआर फ्रेजर है और जो प्लेग कमिश्नर है, ये इंडिया के रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट से भी रिलेटेड है बहुत ज़्यादा। वो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा, वो हिस्ट्री के स्टैटिक का पोर्शन हो जाता है थोड़ा, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि इंडियन प्लेग कमीशन कब आया, क्यों आया, और किसने उसको लीड करा। ठीक है, तो इसके लिए ना बहुत सारे प्लेग मैप्स बनाए गए, मतलब मैप्स बनाए गए कि कहाँ पे प्लेग है कहाँ पे नहीं है, और कंट्रोल पॉइंट्स हाईलाइट करे गए कि रेलवेज, फिर स्टेशंस, पुलिस जो कॉर्डन्स हो गए, मतलब जो भी चौक पॉइंट्स थे या वो पॉइंट्स थे जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, वो उनको वहाँ पे ज़्यादा मॉनिटरिंग करी गई, उनको थोड़ा ब्लॉक भी करा गया। और उस टाइम पुलिस जो थी वो पूरे जो क्वारंटीन होते थे, सपोज किसी एरिया में फैला हुआ है तो वहाँ पे लोगों को अपने घर में बंद कर दिया गया था, इसी को क्वारंटीन बोलते हैं। तो इसको इन्फोर्स कौन कर रहा था, पुलिस, ना कि कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो ये ऑथर जो है ना वो यही बोल रहे हैं कि इन चीज़ों को हमें रिपीट नहीं करना है, और इन चीज़ों से पता चलता है कि कैसे जो टॉप डाउन अप्रोच होती है
जहाँ पे सेंटर सारे स्टेट्स को बस एक तरह से डिसीजंस या फिर डायरेक्शन देता रहता है, और स्टेट्स की जो ग्राउंड रियलिटी है उसके अकॉर्डिंग स्टेट्स को फ्रीडम नहीं देता कि वो कैसे मैनेज करें, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि जो पुलिसिंग है और सर्वेलेंस है वो मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम में भी थोड़ी बहुत अभी एग्जिस्ट करती है, और एथिकल कंसिडरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। देखो एक और चीज़ है, इस टाइम क्या था कि जिन लोगों को ये ओवरऑल डिजीज़ थी, उनमें से बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, बता नहीं रहे थे। तो क्या था कि जो पुलिस है वो रैंडमली लोगों के घर में घुस जा रही है और उनकी प्राइवेसी का वायलेशन कर रही है लोगों पे। इनफैक्ट पुलिस ने क्या करा उस टाइम, ब्रिटिश ने क्या करा, इस बॉम्बे प्लेग का बहाना लेके उन्होंने सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कि लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। तो सपोज जो पुलिस है ना वो पूछेगी किसी भी इंसान से कि तुम कहाँ जा रहे हो, वो जो इंसान बोलेगा कि भाई मैं आपको क्यों बताऊँ, मैंने तो कुछ गलत किया नहीं। पुलिस बोलेगी मैं तुमसे पूछ सकता हूँ क्योंकि प्लेग चल रहा है, बहुत बड़ी डिजीज़ फैली हुई है, तो मुझे जानना है तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो, ताकि मैं तुम्हारा मूवमेंट कंट्रोल कर पाऊँ। तो इवन दो ये चालू हुआ था ना पुलिसिंग का इस टाइप का सिस्टम, वो इसलिए था ताकि प्लेग को रोका जा सके, लेकिन डेफिनेटली इसको यूज़ करा गया लोगों पे, और जो जो इंडिया के नेशनल फ्रीडम फाइटर्स थे या जो लोग फ्रीडम मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे ना, आम लोग, उन पे नज़र रखने के लिए और उनका मूवमेंट डिस्ट्रिक्ट करने के लिए। सपोज कल कोई बहुत बड़ा नेशनल मूवमेंट का रैली होने वाली है, तो वो क्या करेंगे, इस प्लेग के कारण जो रिस्ट्रिक्शंस आए ना उसको यूज़ करके बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका मूवमेंट रोक देंगे। आज भी ऐसा हो सकता है कि कोई पावर में है सपोज गवर्नमेंट किसी भी कंट्री की, और उसकी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो गवर्नमेंट जो है सर्वेलेंस को यूज करके, जो आया है किसी पैंडेमिक के कारण, उस सर्वेलेंस को यूज करेगी पैंडेमिक का बहाना बना के, और इन ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज के मूवमेंट को वो रोक देगी। मतलब ऐसा हो सकता है इन जनरल। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी एग्जिस्ट करती है, और ये बहुत बड़ी एथिकल कंसिडरेशन भी है। बस यही सारी चीज़ें। और वो बोल रहे हैं कि प्रिवेसी, ट्रांसपेरेंसी और इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन को इंश्योर करना चाहिए मॉडर्न हेल्थ केयर सिस्टम्स में। यही सारी चीज़ें ऑथर ने लिखी है। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के अंदर, बिल्डिंग ऑन रिवाइवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 16% से 18% के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। ठीक है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का खुद का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इसी के अराउंड है। इनफैक्ट जब मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ था तब यही बोला गया था कि 16% से हम इसको कर देंगे 25%, है ना। लेकिन मेकिंग इंडिया की डेडलाइन जो है वो निकल चुकी है, और अभी भी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% के अराउंड ही है। मतलब वो जो एम था कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा देंगे, वो बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ, इनफैक्ट हिला भी नहीं यहाँ से। तो ऑब्वियसली मेकिंग इंडिया में ग्राउंड लेवल पे काफ़ी काम हुआ है, बट जो उनका एम था वो बिल्कुल भी अचीव नहीं हो पाया। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, पीएलआई स्कीम लॉन्च करती है। पीएलआई क्या है? पीएलआई बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सिंपल से इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट क्या करती है, अगर आप 100 रुपये, 100 रुपये नहीं, सपोज अगर आप 100 प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन अगले साल आपने 106 प्रोडक्ट्स बनाए, मतलब आपने क्या कर लिया, अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है ना उसको बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देगी। ठीक है, तो ये जो इंक्रीमेंट करा है ना आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग में, गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट देगी। हो सकता है आपको जो लोन है उसको सस्ता कर दे। मतलब आपका कोई बिजनेस है जिसके लिए आप हमेशा लोन लेते ही हो, तो गवर्नमेंट बोलेगी चलो ठीक है, आपके लोन का 3% मैं पैसा दे दूंगी। तो इससे क्या है, आपको फायदा हुआ, आपको लोन भी फ्यूचर में सस्ता मिलेगा, और आपको इंसेंटिव मिल रहा है कि आप फ्यूचर में अपनी जो प्रोडक्शन है उसको और बढ़ाओ। तो ऐसा गवर्नमेंट कर क्यों रही है? क्योंकि इससे क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ होगी, लोगों को जॉब्स मिलेगी, यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च करी थी, और इसका काफ़ी एक्चुअली फ़ायदा हुआ है। जो मेक इन इंडिया है डेफिनेटली वो तो धीरे धीरे चल रहा है, उसका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन पीएलआई एक ऐसी स्कीम है जिसका ग्राउंड पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स और टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और इससे प्रोडक्शन भी बढ़ा है हमारा, ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। देखो हम अगर बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं और उस इंपोर्ट की जगह वही चीज़ हम इंडिया में बनाने लग गए, तो क्या होगा, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर से हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो पीएलआई का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, और जॉब क्रिएशन तो होता ही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, राइट। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन चैलेंजेस क्या है मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट्स है। मेंस में GS3 में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया का, उसका एनालिसिस करो, तो आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों पता होने चाहिए। चैलेंजेस क्या है, सबसे पहले इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखो कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो मार्केट में बिक रहा है,
उसकी कुछ प्राइस है। ये प्राइस कैसे डिसाइड हुई? इसके बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जिससे वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है कोई भी इंसान, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करता है। उसका एक सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर होता है वो होता है इनपुट कॉस्ट, कि उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना पैसा लग गया। उसके बाद सेलर अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है और फिर जाके वो उसकी फाइनल प्राइस डिसाइड करता है ना। तो अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है तो फाइनल प्रोडक्ट जो बिक रहा है उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, और जो कंज्यूमर है वो इस एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। तो इनपुट कॉस्ट से प्रॉब्लम क्या हो रही है? एक तो इनिशियल कॉस्ट बढ़ रही है, ऊपर से जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यहाँ पे वो लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इनपुट कॉस्ट बढ़ी है तो फाइनल प्राइस भी बढ़ जाएगी। ठीक है। और ये देखा गया कि 2022 या 23 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 24% इंक्रीज हो गया सिर्फ और सिर्फ किसमें? इनपुट कॉस्ट के अंदर। ठीक है। और हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ज़्यादा किस चीज़ की है? एक तो मैं कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दोस्त उसी प्रोडक्ट को बाहर से इंपोर्ट करके ला रहा है, तो मुझे तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट से कंपीट करना पड़ रहा है, पहली बात। दूसरी चीज़, मैं जो चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ या मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ उसका जो रॉ मटेरियल है वो इंडिया में है नहीं, तो वो भी मुझे इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो इन दोनों तरह से इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की काफ़ी ज़्यादा है। देन एक और क्या प्रॉब्लम है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कि यहाँ पे रीजनल इम्बैलेंसेज हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी, ये 5 स्टेट है। 5 स्टेट, बाय द वे इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेट पूरे इंडिया का 54% मैन्युफैक्चर करते हैं, और यहीं से पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जितनी भी जॉब्स आती हैं ऑलमोस्ट 50% इन्हीं 5 स्टेट से आती है। मतलब जो बाकी के स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी है, 23 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज, ये कुल मिला के 50% को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे जितना मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट यहाँ से निकल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इंडिया में एक रीजनल इम्बैलेंस है। कुछ स्टेट्स तो मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग में परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उन स्टेट्स के अंदर जॉब क्रिएशन भी कम है, वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम रहेगी। तो ये प्रॉब्लम्स है। तो ऑथर बोल रहे हैं कि एमएसएमईज को पुश करा जाए, क्योंकि एमएसएमईज पहले से ही देखा जाए तो पूरी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी में 45% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, है ना, मैन्युफैक्चरिंग की जीडीपी में। तो एमएसएमईज कौन से होते हैं? जो छोटी छोटी कंपनीज होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, या छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे। फिर उन्होंने बोला कि विमेन वर्कफोर्स को पार्टिसिपेशन बढ़ाना जरूरी होगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। क्यों? अभी देखो ये जो डेटा है बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। ऐसा डेटा आप लिखते हो तो आप अपना पॉइंट प्रूव कर पाओगे। सपोज आपने लिख दिया मेंस के अंदर कि हमें विमेन वर्कफोर्स जो है उसका पार्टिसिपेशन मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ाना है, लेकिन क्यों बढ़ाना है? वो इसलिए बढ़ाना है क्योंकि डेटा कहता है कि विमेन का पार्टिसिपेशन अगर बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 9% तक बढ़ जाएगा। ये काफ़ी बड़ा नंबर है। तो मतलब पूरी इकोनॉमी को भी फायदा होगा। देन उन्होंने बोला है कि हमें ये एस्टिमेट या हमें ये एम करना चाहिए। इनफैक्ट जो ऑथर है वो खुद बोल रहे हैं कि 2030 तक आते आते इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 17% से 25% कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया की टोटल जीडीपी में। बट ये जो एस्टिमेट है ये मेरे पर्सनली अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा ओवर एस्टिमेशन है, क्योंकि पिछले 10 साल में भी हम 17% ही हैं, इससे बड़ा नहीं है। तो सिर्फ 5 साल में 25% होना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। लेकिन जो ऑथर है उनको लगता है पीएलआई जो स्कीम अभी चल रही है उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि ये चीज़ हो जाए, और अच्छी बात है अगर हो जाएगी तो। ठीक है। सो यही आज के लिए डिस्कशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ एनालिसिस सेशन में, एंड हैव अ गुड डे।